हाय एवरीवन, मैं अमितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन। ऐसा कहें कि 100 प्लस क्वेश्चन है और इसमें ये जो सेट बनाया है हमने, इसमें सभी सब्जेक्ट से सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है शामिल किए गए हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह इतिहासकार जिसने भीमबेटका गुफा की खोज की कौन थी? तो डॉक्टर विष्णुधर वानकर थे। डॉक्टर विष्णुधर वानकर। अगला है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में चार वर्णीय व्यवस्था से संबंधित सूक्त कौन सा है? तो यह है पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चार वर्णीय व्यवस्था से संबंधित सूक्त। अगला है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? तो मौर्य सम्राट अशोक ने शुरू किया था शिलालेख का प्रचलन। अगला प्रश्न है, कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों पर रामायण नामक किस ग्रंथ की रचना की थी? तो बुद्धचरित की रचना की थी। अश्वघोष ने बुद्धचरित की रचना की थी। और ये याद रखिएगा, कनिष्क के राजकवि थे। कनिष्क के राजकवि थे। अगला है, किस युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित किया था? तो कोल्लम के युद्ध में। किस युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित किया था? तो कोल्लम के युद्ध में। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की किस इमारत को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? तो अलाई दरवाजा को। अलाई दरवाजा को क्या कहा जाता है? तो इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कश्मीर के किस सुल्तान को हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण बुतसिकन कहा गया? तो सिकंदर शाह के। कश्मीर के किस सुल्तान को हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण बुतसिकिन कहा गया? तो सिकंदर शाह को कहा गया था बुतसिकिन। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार। अगला प्रश्न है, जो क्षेत्र मराठों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था स्वराज। जो क्षेत्र मराठों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो स्वराज कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। टीपू सुल्तान के समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और ये जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न जो है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। इसमें 11 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का कौन सा सदस्य बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गया था? तो ये गया था बी एन वापट। बी एन वापट जो है अभिनव भारत का ये जो है क्रांतिकारी संगठन का सदस्य था और बम बनाने सीखने के लिए पेरिस गया था बी एन वापट। अगला जो है, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था? तो वर्ष 1915 में सम्मानित किया था ब्रिटिश सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि से। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया, इसे क्या कहा गया? साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को आया था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि साइमन कमीशन कब आया था? तो 1928 को आया था और इसे व्हाइट मैन ऑफ कमीशन कहा गया था क्योंकि सभी सदस्य इसके जो थे अंग्रेज थे। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज जब भी कहेगा तो कैप्टन मोहन सिंह के आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार आया था। आजाद हिंद सरकार की स्थापना जो है ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 2 सितंबर अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो 2 सितंबर 1946 को किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? तो रहमत अली चौधरी जो थे पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे। अगला प्रश्न है, किस ऑपरेशन के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी समेत चोटी के सभी महत्वपूर्ण नेता 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिए गए? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। याद रखिएगा, गांधी छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो हंसराज ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो हंसराज ने किया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे ये तीनों गोलमेज आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली का अध्यक्ष कौन रहा था? तो विट्ठल भाई रहे थे जो असेंबली में बम फेंका गया था
तो उस समय असेंबली के अध्यक्ष जो थे विठल भाई पटेल थे, और बम फेंके थे बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से, यानी संविधान से। अच्छा याद रखिएगा, इसमें ये जो है पत्रिका सामान्य ज्ञान दर्पण से लिया गया है, सभी 100+ क्वेश्चन है, और इसमें जो है सिलसिलेवार से सभी सब्जेक्ट से लिए जाते हैं, जैसे इतिहास से, भूगोल से, नागरिक से, इस तरह से विज्ञान से। तो ये जितने भी प्रश्न जो होते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए होते हैं। चलिए देखते हैं इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न। 11 दिसंबर 1946 को कौन सा भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था? तो अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 9 अगस्त 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था स्वामी सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। केटी शाह का। अगर आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियोज में जाके देख सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है एक जगह कलेक्ट किया गया है। चलिए अगला जो है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक एवं कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं? तो 50 सदस्य जो होते हैं प्रस्तावक होते हैं, और 85 सदस्य जो होते हैं ये अनुमोदक होते हैं। अगला प्रश्न है, मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में, तो वहीं सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी। यानी सबसे अधिक उम्र वाले भारत के प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, और सबसे कम उम्र वाले भारत के प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। अगला प्रश्न है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भागवती। PN भागवती जो थे जब PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान में किसने प्रस्तुत किया? हंसा मेहता ने। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान में किसने प्रस्तुत किया? हंसा मेहता ने। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है? अनुच्छेद 129 के अंतर्गत। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन जो है अनुच्छेद 124 में है। अगला प्रश्न है, कब से मंत्रिमंडल के एक प्रस्तावक के तहत एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था कहा गया, यानी नीति जो है नीति आयोग, ये कब से अस्तित्व में आई है? तो 1 जनवरी 2015 से। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आई है। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? जून 1990 में। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जून 1990 में की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या हो सकती है 250। अगला है प्रश्न पर्यावरण एवं जैव विविधता से। तो इसमें देखिए, जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है वह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका तालाब। जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है वह है तालाब। अगला प्रश्न है, धान की जल प्लाविक फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया कौन है? नोस्टाक और ओलोसीरा है। नोस्टाक और ओलोसीरा। अगला प्रश्न है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में नामीबिया से आने वाले 8 चीतों के कारण चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में किस पशु का संरक्षण किया जाता है? ये गैंडा का किया जाता है काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में। असम में है काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण प्रदेश का ऐसा जीव जो ठोस मूत्र उत्सर्जित कर जल को संरक्षित करता है तथा जन्म से मृत्यु तक बिना पानी पिए भी जीवित रह सकता है, वो कौन सा है? कंगारू चूहा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी पारिस्थितिक तंत्र सम्मिलित रूप से कहलाते हैं, तो ये बायोम कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक भिन्न परितंत्र के बीच संक्रमण क्षेत्र जहां जैव विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। अगला है, कार्टाजोना का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा से है। कार्टाजोना का संबंध जैव सुरक्षा से है। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से है। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। अगला प्रश्न है, 2 भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इकोक्लाइन। 2 भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोक्लाइन कहलाता है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से। जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। ओजोन परत के संरक्षण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? जोसेफ फोरमैन ने लगाया था। जोसेफ फोरमैन ने ओजोन परत के
क्षरण का पता लगाया था? अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित वह गैस जिसके कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में उपस्थित वह गैस जिसके कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है, ज्वार नदमुख आर्द्र भूमि तथा मैंग्रोव परितंत्र संबंधित है किससे? संक्रमणकालीन परितंत्र से। ज्वार नदमुख आर्द्र भूमि तथा मैंग्रोव परितंत्र संबंधित है संक्रमणकालीन परितंत्र से। अगला प्रश्न है, कार्बन चक्र की वे प्रक्रियाएं जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में वापस चली जाती है, दहन व श्वसन। मतलब दहन व श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण में वापस चली जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर अचानक बादल फटने के कारण 8 जुलाई 2022 को बाढ़ आ गई जिसमें 16 लोगों की जान चली गई? ये अमरनाथ जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, एक अध्ययन के अनुसार कौन सा ज्वालामुखी जनवरी 2022 में विस्फोटित हुआ जिसे ग्लोबल वार्मिंग और पृथ्वी की ओजोन परत में के क्षरण में वृद्धि हुई? तो टोंगा ज्वालामुखी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, करंट टाइप का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, 30 दिन से केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं जैसे कि पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा दिया 1 जुलाई 2022 से। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये करंट का है लेकिन कभी भी पूछ सकता है कि प्लास्टिक पर एकल उपयोग वाली प्लास्टिक को बैन कब किया गया था? 1 जुलाई 2022 से किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस संस्था द्वारा स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा। किस संस्था द्वारा स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 180वां स्थान, 180 रैंक, 180वां स्थान। अगला प्रश्न है, भारत एवं विश्व के भूगोल से पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की तथा अधिकतम गहराई किसकी है? तो मरियाना गर्त की है। और ये मरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, 11,022 मीटर है। और अधिकतम ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट की ये कितना है? 8850 मीटर है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो किन दो देशों की सीमाओं पर स्थित है? अर्जेंटीना चिली की सीमाओं पर। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ओजेस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली की सीमा पर है, सक्रिय ज्वालामुखी में रहता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.30 भाग पर, 29.30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर कहा जाता है और किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न, जॉर्जिया, नर्मेनिया व अजरबैजान को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो काकेशस राज्य के नाम से जाना जाता है। प्रश्न इसको उलट के भी पूछ सकता है, काकेशस राज्य निम्न में से कौन से हैं? और 3 कंट्रीज का नाम जो है संयुक्त रूप से दे सकता है। इसको याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मलबार तट पर अनेक पश्च जल हैं जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये कयाल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कयाल। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झीलें कौन सी हैं? तो सांभर झील है, डिंडवाना, सांभर और डिंडवाना। थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील कौन कौन सी है? सांभर झील, डिंडवाना। अगला प्रश्न है, उच्च कोटि की कहवा को किस नाम से जाना जाता है? तो उच्च कोटि की कहवा को अरेबिका नाम से जाना जाता है। उच्च कोटि की कहवा को किस नाम से जाना जाता है? अरेबिका। अगला प्रश्न है, जूट उद्योग का पहला कारखाना 1855 ईस्वी में किस स्थान पर लगाया गया? तो रिसरा में लगाया गया 1855 में। रिसरा जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, रिसरा। अगला प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से पहला प्रश्न है, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या परिणाम होता है? तो मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम ये होता है, निर्यात में वृद्धि होती है और भुगतान संतुलन में सुधार होता है। निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में आय आकलन तैयार किए जाते हैं, आय के प्राकलन तैयार किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। राष्ट्रीय आय के आकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित करके किसके द्वारा होती है? यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत कौन निर्धारित करता है, किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो मांग एवं पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। अगला प्रश्न है,
वर्गीज कुरियन किस क्रांति से संबंधित हैं? तो श्वेत क्रांति से संबंधित हैं वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन किस क्रांति से संबंधित हैं? श्वेत क्रांति से। अगला प्रश्न है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक मतलब आईडीबीआई, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, कब की गई थी? तो ये जुलाई 1964 में आईडीबीआई की स्थापना यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जुलाई 1964 में की गई थी। बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 1947 में गैट की स्थापना के बाद से बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप कब से विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो 1 जनवरी 1995 से। 1947 में विश्व व्यापार संस्था था जिसको गैट कहा जाता था। गैट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है गैट का फुल फॉर्म क्या है और गैट की स्थापना कब हुई थी। फिर ये पूछा जाता है कि विश्व व्यापार संगठन, ये वाला विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को। स्थापना नहीं हुआ था, गैट का नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन WTO रख दिया गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है किस अर्थशास्त्री ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो एडम स्मिथ ने कहा था। किस अर्थशास्त्री ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो एडम स्मिथ ने। अगला प्रश्न है कि पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था पहली राष्ट्रीय आय का सूचकांक को किस अर्थशास्त्री ने विकसित किया था? तो महबूब उल हक ने विकसित किया था मानव विकास सूचकांक को। अगला टॉपिक है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से। तो आगे के प्रश्न जो होंगे सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से होंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है यह है जीन जीवित प्राणियों की अनुवांशिक इकाई होती है। जीन शब्द की खोज किसने की थी? विल्हेम जोहानसेन ने की थी। जीन शब्दों की खोज किसने की थी? विल्हेम जोहानसेन ने की थी। अगला है किसे काली मौत कहा जाता है? तो प्लेग को काली मौत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल जो है यह कार्य का मात्रक है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। इससे संबंधित एक और प्रश्न जो है हमारे एग्जाम्स में शामिल किए जाते हैं कि धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस ही निकलती है। जो बदबू आता है धान के खेतों से मीथेन गैस के कारण आता है। अगला प्रश्न है अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं अग्निशमन वस्त्र। अगला प्रश्न है हमारे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन जो है हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक है कंपाइलर, यानी उच्च स्तर से निम्न स्तर में परिवर्तित किया जाता है मशीन कोड में, तो ये कंपाइलर के द्वारा। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न है अशुद्ध कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है अशुद्ध कपूर को। अगला प्रश्न है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से तो देखते हैं। अगला प्रश्न है परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का। परिवार एक साधन है किसका? औपचारिक शिक्षा का। अगला प्रश्न बालक में शर्मीलेपन एवं प्रौढ़ता के भाव उजागर होने लगते हैं पूर्व किशोरावस्था में। बालक में शर्मीलेपन एवं प्रौढ़ता के भाव उजागर होने लगते हैं पूर्व किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो ये निष्पक्ष होना चाहिए प्रधानाध्यापक का व्यवहार। अगला प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य एवं कृषि विश्वविद्यालयों की शीघ्र स्थापना पर बल दिया जाता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1964 में। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य एवं कृषि विश्वविद्यालयों की शीघ्र स्थापना पर बल किसने दिया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1964 ने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953 में की गई थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना। अगला प्रश्न है नवोदय विद्यालय किस शिक्षा से संबंधित है? तो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है नवोदय विद्यालय। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत का प्रणेता कौन है? तो ये मैकाले है। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत का प्रणेता मैकाले। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? 29 जुलाई 2020 को। 29 जुलाई 2020 को। अगला प्रश्न है वुड के घोषणा पत्र का कार्यान्वयन कब हुआ था? 1854 में। वुड के घोषणा पत्र का कार्यान्वयन जो है यह 1854 में हुआ था।
अगला प्रश्न जो है ये कृषि से संबंधित है, जो 91 नंबर प्रश्न है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं, किसकी? मक्का की हैं। अगला प्रश्न है, खेती में निम्नलिखित यूरिया के क्या लाभ हैं? तो निम्नलिखित यूरिया के लाभ ये है कि ये फसल उपज में वृद्धि करता है। यूरिया लागत में 10 से 15% की बचत होती है और नत्रजन उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों की वानस्पतिक वृद्धि को उत्तेजित करने वाला रसायन कौन सा है? तो ये जिब्रेलिन्स है। पौधों की वानस्पतिक वृद्धि को उत्तेजित करने वाला रसायन जो है ये जिब्रेलिन्स है। अगला प्रश्न है, पोमोलॉजी किस विज्ञान से संबंधित है? तो पोमोलॉजी पोमोलॉजी जो है फलों के उत्पादन से संबंधित है, फलों के अध्ययन से पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? स्पेनिश ने शुरू की थी। यूरोप में आलू की शुरुआत थी पैदावार स्पेनिश ने। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। मृदा रहित यानी बिना मिट्टी के पौधों का उत्पादन जो है ये हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। पेड़ों की कतारों के बीच फसलें उगाने को क्या कहते हैं? तोंगिया प्रणाली कहते हैं। पेड़ों की कतारों के बीच फसलें उगाने को तोंगिया प्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी है? गेहूं, चावल व मक्का है। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें गेहूं, चावल व मक्का है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलकूद से है अब प्रश्न। अगला प्रश्न है, ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? ओलंपिक चिन्ह का अर्थ है निरंतरता। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये बेसबॉल है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। शतरंज के खेल बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64 वर्ग होते हैं शतरंज के खेल बोर्ड में। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? बर्मिंघम, इंग्लैंड। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो है बर्मिंघम, इंग्लैंड में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1927 में हुई थी भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में। अगला प्रश्न है, पेनाल्टी किक शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है पेनाल्टी किक शब्द। अगला प्रश्न है, आईपीएल भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित T20 प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2007 में हुई थी। आईपीएल की शुरुआत 2007 में हुई थी और विजेता था भारत और विजेता पाकिस्तान था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1894 में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने किस वर्ष भाग लिया था पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में? तो 1934 में भाग लिया था भारत ने। अगला प्रश्न है, गोल्फ के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो कोर्स कहा जाता है। गोल्फ के खेल परिसर को कोर्स कहा जाता है। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का पूर्ण रूप है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर से भी प्रश्न हमारे एग्जाम्स में शामिल होते हैं। कंप्यूटर से 10-12 क्वेश्चन होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। HTTP, TCP, IP तथा UDP में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? तो HTTP जो है HTTP ये एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, रजिस्टरों में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहते हैं? माइक्रो ऑपरेशन कहते हैं। रजिस्टरों में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को माइक्रो ऑपरेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था? इप्सन। कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था? तो इप्सन था। अगला प्रश्न है, सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो लोगो होता है। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? लोगो। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म संधारित्रों का। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है तो सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? तो लूपिंग कहते हैं। बार बार पुनरावृत्ति को लूपिंग। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 10 के पावर 9 बाइट होते हैं।
अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा 1940 के दशक में किस वैज्ञानिक ने शुरू की? जॉन वान न्यूमैन ने। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जॉन वान न्यूमैन ने। अगला प्रश्न विविध से है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्राइडरिक सैमुअल हैनीमैन। ये जर्मन के थे। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। हाँ, देखते हैं होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्राइडरिक सैमुअल हैनीमैन। अगला है, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था जिसे 19 अप्रैल 1975 में प्रक्षेपित किया गया था? तो ये था आर्यभट्ट। प्रथम भारतीय उपग्रह। यह प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को विदेशी भूमि से प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान पहली बार सर्वप्रथम कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न है कि राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मैकियावेली ने किया था राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। तो किसान दिवस किसके स्मृति में मनाया जाता है, यह भी बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? एनेक्सिमेंडर है पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली असम में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये माजुली असम में है, और सबसे छोटा नदी द्वीप जो है ये उमानंदा है, ये भी असम में है। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क उड़ीसा में अवस्थित है। और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपके नागर शैली में। तो इस तरह से हम लोगों का पार्ट 2 में 100+ प्रश्नों का जो संग्रह था वो कंप्लीट हुआ। तो चलिए फिर मिलते हैं। अच्छा, ये जो है बिहार पुलिस या चाहे जो भी आपका ये टीचर्स वाला भी आया है, बिहार प्री टीचर्स वाले जो भी एग्जाम्स हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं, सब में करंट अफेयर्स और जीके के प्रश्न जो है सभी सब्जेक्ट से लिए गए हैं। तो करंट अफेयर्स में भी कुछ प्रश्न जो है अगले वीडियोज में शामिल किए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।